बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। कॉल सारे ब्लॉक कर देता हूँ मैं ताकि डिस्टर्बेंस ना आए। वो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे, नगेंद्र वाली पुस्तक से हम पढ़ रहे थे। बीच में आवाज़ को लेकर, मेरी स्पीड को लेकर कोई भी दुविधा हो तो मुझे तुरंत बता देना। द्विवेदी युग है ना। सबको पता है कि ये जो द्विवेदी युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे इस युग का नाम रखा गया है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। 1900 से हम इसका आरंभ मानते हैं, मोटा मोटा कि 1900 से लेकर 1918 तक, 1920 तक अलग अलग मानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है, द्विवेदी युग की। जिनकी प्रवृत्तियां हमने पढ़ी थी, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां, जो कहीं ना कहीं भारत हिंदू युग से भिन्न थी, है ना। भारत हिंदू युग से द्विवेदी युग की भिन्न थी। कैसे थी? राष्ट्रीयता की प्रबल चेतना मिलती है। दूसरी बात है, भाषा को लेकर जो द्वंद्व था वो भी खत्म हो चुका है। तीसरी बात ये है कि विविधता, विषय वैविध्य जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। छंदों का अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया है, बहुत सारे छंदों का यहाँ पर, विविध छंदों का, नए नए छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है उसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो खड़ी बोली का तो प्रयोग हुआ ही है, लेकिन उसके साथ-साथ ही उसमें एक सरलता सरलता और सहजता का भी प्रयोग किया गया है। कहीं न कहीं ब्रज भाषा तो छोड़ दी गई है, ब्रज भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत कम गौण मात्रा में किया गया है। नायिका भेद बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है, नायिका भेद बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस वाले युग के लोगों को लिखना। समस्या पूर्ति एकदम ज़ीरो हो चुकी है, एकदम गौण हो चुकी है, ज़ीरो तो नहीं कर सकते पर ठीक है, हाँ, बिल्कुल न की मात्रा में समस्या पूर्ति लिखी जाने लगी है, ठीक है। मोटी-मोटी ये विशेषता हमने पढ़ी थी और कुछ ऐसे कवि पढ़े थे जिनमें राष्ट्रता की इतनी प्रखर भावना थी कि इन्होंने राष्ट्र के लिए जो भी सही चीज़ें हैं, चाहे वो फिर भले ही भारत के या फिर मूल जो है ना, गरीबी हो गया, शोषण हो गया, शिक्षा हो गया, इनसे संबंधित हो गया। इधर से देशभक्ति संबंधी विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, गीत लिखे हैं, पंक्तियाँ लिखी हैं। उनको हमने पढ़ा था कल, मतलब इससे पिछले वाली क्लास में। छंद वैविध्य वगैरह हो गया, भाषा परिवर्तन, ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। आज हमको कवि पढ़ना है, कवि, ठीक है ना। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ आपको, आज पढ़ेंगे अपन कवि, द्विवेदी युग के कवि। तो 200% क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट लगा लो आप। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ये प्रश्न बनने के चांस 1000% बन जाते हैं। तो ये याद रखना है आपको। जैसे पूछ ही रहता है ना, छायावाद में कवि कौन नहीं है, छायावाद उत्तर काल का कवि कौन नहीं है, प्रगतिवादी कवि कौन-सा नहीं है, प्रयोगवादी कौन-सा नहीं है। तो द्विवेदी युग का ही पूछ ही सकता है। महत्वपूर्ण भी है सवाल। तो नाथूराम शंकर शर्मा शंकर को पढ़ेंगे अपन, नाथूराम शर्मा शंकर। इनके बारे में वैसे मैं पहले बता चुका हूँ। एक रचना इनकी इम्पोर्टेंट है, गर्भरंडा रहस्य नाम से। गर्भरंडा गर्भ, ठीक है ना? इसमें कथा पढ़ी थी अपन ने वैसे कल, अभी फिर आएगी तो फिर पढ़ेंगे, नहीं आएगी तो मैं बता दूँगा क्या कथा है। इसके अलावा जो अन्य काव्य हैं, एक्चुअली उसमें शंकर लगा हुआ है, तो उस वजह से वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और कभी ऐसा हो जाए कि नाथूराम शर्मा ही ऑप्शन में ले लें, शंकर ऑप्शन में ना दे तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, इसलिए हम सारा कुछ पढ़ेंगे। कि इनका जन्म 1859 के आस-पास ठहरता है। जन्म हुआ था हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में। हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता थे। आरंभ से ही संस्कृत में बड़े साहित्य अनुरागी थे। 13 साल की छोटी-सी उम्र में ही उन्होंने अपना एक साथी पर एक दोहा रचा था। कानपुर में ये भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आए तथा ब्राह्मण में इनकी कविताएँ छपने लगीं। बाद में इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती में मुख्य कवियों के स्थान पाया। प्रारंभ में ब्रजभाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। ये उर्दू में भी अच्छी कविता करते थे। शंकर जी पर आर्य समाज तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलनों का गहरा प्रभाव था। देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, विधवा और अछूता का दारुण दुख इनकी कविता के मुख्य विषय बने रहे हैं। अब तक इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई है इनके बारे में, नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में, जो कि द्विवेदी युग की अपने आप में विशेषता नहीं है। तो ये विशेषता, किसी भी कवि की विशेषता वो उस युग की विशेषता भी होती है और उस युग की विशेषता उसके कवि की विशेषता भी होती है। तो आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं एक प्रकार से द्विवेदी युग की विशेषता पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो हिंदी अनुराग तथा विधवाओं और अछूतों का दारुण दुःख इनकी कविता के मुख्य विषय बने हैं। सामाजिक कुरीतियाँ, आडंबर, अंधविश्वास, बाल विवाह आदि पर इन्होंने तीखे व्यंग्य किए हैं। रीतिकालीन पद्धति पर इन्होंने कुछ श्रृंगारमय रचनाएँ भी की हैं।
राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर शंकर जी ने सुंदर कविताएं लिखी हैं। छंद शास्त्र के बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। इनके काव्य में सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। ये समस्या पूर्ति में भी बड़े कुशल थे। नगेंद्र वाली पुस्तक हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम पहले कवि पढ़ रहे हैं नाथूराम शर्मा शंकर। इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये समस्या पूर्ति में कुशल थे। तत्कालीन कवि समाज और सम्मेलनों में इनकी धूम थी। कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको दिखा दूंगा। कल भी हमने कम से कम पिछली वाली क्लास में भी हमने कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे बात किए हैं जो सीधे सीधे यूजीसी नेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ आपको, और अभी भी आज मैं बताऊंगा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किसे दी गई है। तो ये हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर को, नाथूराम शर्मा शंकर को। अब देखो शंकर क्या होता है ना, शंकर शिव है, भगवान है। बस यहाँ से याद कर लो कि भारतेंदु इतना बड़ा नाम है अपने आप में कि इसको ग्रहण करने वाला भी कोई शिव से कम नहीं होगा। ट्रिक के लिए याद कर सकते हैं हम। याद रखना भारतेंदु प्रज्ञेंदु जो उपाधि है ना, राधा कृष्ण दास के पास मत चले जाना कि राधा कृष्ण दास रिश्तेदार है तो उसको दी होगी, नहीं। नहीं राधा चरण गोस्वामी को भारतेंदु प्रज्ञेंदु नहीं, भारतेंदु मंडल के किसी कवि को कहा जाता है। भारतेंदु प्रज्ञेंदु जो है ये उपाधि है नाथूराम शर्मा शंकर की, बिल्कुल याद रखना है इसको। हालांकि कविता कामिनी कांत भी कहा जाता है इनको, कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर भी कहा जाता है। अनुराग रत्न इनकी रचना है। शंकर सरोज और गर्भ रंडा रहस्य, जिससे मैंने बता दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक शंकर सर्वस्व हो जाएगी। ये प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करते थे। इनकी अतिशयोक्तियां आकाश पाताल को एक कर देने वाली है। जैसे कि पंक्तियां दी हुई है, शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी, और दोनों ध्रुव छोरन लो पल में पिघल कर, धूम धूम धरनी धुरी सी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप निश्चिंत रहिए, पंक्तियां बिल्कुल भी याद नहीं करनी है आपको, दूर दूर तक याद नहीं करनी, बस शक्ल देख के जानिए कि हाँ ये पंक्तियां लिखी है मोटी मोटी। झारेंगे अंगारिये तरनी तारे तारापति, जारेंगे खमंडल में आगे मड़ी जाएगी, और काहो विधि विधि की बनावट बचेगी नहीं, जो पे वह वियोगिनी की आह कड़ी जाएगी। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। श्रीधर पाठक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नेट में अगर से प्रश्न नहीं दिख जाए तो मुझे गारंटी देता हूँ मैं आपको, पक्का जिस दिन एग्जाम होगा 18 जून को तुरंत एग्जाम सॉल्व करेंगे अपन, है ना, आते ही कि ऑफलाइन है बार को। श्रीधर पाठक के बिना तो यूजीसी का पेपर अधूरा होता है। इनका जन्म आगरा जिले के जोंदरी गांव में हुआ था। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी पढ़ी, संस्कृत भी पढ़ी। आजीविका के लिए पाठक जी ने सरकारी नौकरी भी की है। नौकरी के प्रसंग में इन्होंने कश्मीर नैनीताल भी जाना पड़ा था। तो प्रकृति देखने को मिली, तो प्रकृति का वर्णन किया। तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में कविताएं की है। इनकी ब्रज भाषा सहज और निराडंबर थी। परंपरागत रूढ़ शब्दावली का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। खड़ी बोली के ये तो प्रथम समर्थ कवि भी कहे जा सकते हैं। आ गए ना बात, ये अपन ने पहले डिस्कस किया था, नहीं किया था। खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि कौन है? श्रीधर पाठक, ठीक है ना। तो श्रीधर पाठक जिस कालखंड में पैदा हुए, देखो 1859, और 1859 के आसपास ही भारतेंदु युग के कवि पैदा हुए हैं। और भारतेंदु युग के कवियों ने तो कसम खा रखी है कि भाई हमको तो सिर्फ ब्रज भाषा में ही कविता करनी है, ठीक है ना, ब्रज भाषा में। उस वजह से कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता कि जब खड़ी बोली का उतना वर्चस्व स्थापित नहीं हो रहा था या होने वाला था, हुआ नहीं था, तब खड़ी बोली हिंदी के प्रथम समर्थ कवि श्रीधर पाठक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यदि इनकी खड़ी बोली में कहीं कहीं ब्रजभाषा के क्रियापद भी प्रयुक्त होते हैं, किंतु ये कम महत्वपूर्ण नहीं है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती का संपादन संभालने से पहले ही इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दिया था। देखो जब द्विवेदी युग आगमन हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला, तब उसके बाद लोगों ने रुचि जगाई है खड़ी बोली हिंदी में लिखने के लिए, क्योंकि सरस्वती अपने आप में बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी। अब जो सरस्वती की डिमांड होगी उसी के अनुरूप तो लिखा जाएगा ना। उसकी डिमांड है कि स्वच्छ लिखो, सुंदर लिखो, खड़ी बोली में लिखो, ये विषय रहे, इन पे लिखो। देश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण इनकी कविता के मुख्य विषय है। इन्होंने बड़े मनोयोग से देश का गौरवगान किया है। किंतु देशभक्ति के साथ इनमें भारतेंदुकालीन कवियों के समान राजभक्ति भी मिलती है। एक तो इन्होंने भारत उत्थान, भारत प्रशंसा और देशभक्ति पूर्ण कविताएं लिखी है, तो दूसरी तरफ जॉर्ज वदना नामक कविताएं भी राजभक्ति का प्रदर्शन किया है। समाज सुधार की ओर भी इन्होंने बराबर दृष्टि दी है। बाल विधवा में इन्होंने विधवाओं की व्यथा का कारुण्य चित्रण किया है, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में मिली है। वही वाली बात है, आदिकाल, भक्ति काल, द्वितीय काल में प्रकृति का उद्दीपन का चित्रण किया गया है, जबकि जो अभी आधुनिक काल है
उसमें आलंबनकारी चित्रण किया गया है। आलंबनकारी चित्रण ही किसने किया है? श्रीधर पाठक ने। अब आलंबनकारी चित्रण का मतलब क्या होता है? प्रकृति को उसी रंग में देखना जिस रंग में प्रकृति है, न कि हमारे दुख के साथ उसको भी दुखी देखना, हमारी खुशी के साथ उसको भी खुशी देखना। ये सब होता था आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल में कि हम दुखी है तो प्रकृति भी दुखी है, या हम जैसे हैं उसी प्रकार से प्रकृति की स्थापना करना प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण कहलाता था। तत्कालीन कवियों में इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में प्राकृतिक वर्णन किया है। परिमाण की दृष्टि से नहीं, गुण की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया रचनाएं लिखी है इन्होंने। इन्होंने रूढ़ी का त्याग करके प्रकृति का स्वतंत्र और मनोहारी चित्रण किया है। आ गई ना बात? रूढ़ी मतलब पहले जो उद्दीपनकारी चित्रण आता था वो नहीं करके अपने मन से किया है, स्वतंत्र। मातृभाषा की उन्नति की भी ये कामना करते हैं। तब लिखते हैं कि निज भाषा बोलो लिखो पढ़ो गुनो सब लोग, करो सकल विषय विषय निज भाषा उपयोग। 5000% लगा के पीछे परसेंट लगा लो इसके पीछे। 200% है, 5000% इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा ये, क्योंकि सबको पता होता है कि निज भाषा उन्नति अहे यही उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे यही उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको शूल। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं जो है ये भाषा जो है ये भारतेंदु की है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पंक्तियाँ लिखी है कि निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको शूल, है ना? बिना निज भाषा ज्ञान के, है ना, निज भाषा की उन्नति है यही उन्नति को मूल। अब देखो क्या होता है, एक बार प्रश्न आया कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? इस वर्ष इस निबंध के अनुसार कौन सा जो है वो क्या बोलते हैं उन्नति का मूल क्या है? ऐसा भारतवर्ष की उन्नति का मूल क्या है? तो भाषा उसमें ऑप्शन में था, करके आ गए लोग भाई साहब निज भाषा उन्नति है। जबकि उस छंद में लिखा हुआ है कि सबसे पहले धर्म की उन्नति आवश्यक है। ऐसा है, बिल्कुल लिखा हुआ है, एक प्रकार की स्पष्ट लाइन है, तो धर्म उसका आंसर होगा। तो एक्चुअली निज भाषा उन्नति है, इस बात से भारतेंदु और निज भाषा बोलो लिखो पढ़ो गुनाओ सब लोग, इस बात से श्रीधर पाठक का ध्यान आता है। इसलिए दोनों पंक्तियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखनी ही पड़ेगी, कोई इसका जुगाड़ नहीं है। शकल देख के चल जाना, शकल से भी याद हो जाती है कभी कभी तो, ठीक है ना? तो निज भाषा बोलो लिखो पढ़ो गुनाओ सब लोग, है ना? निज भाषा बोलो लिखो पढ़ो, ठीक है ना, फिर गुण गाओ सब लोग, श्रीधर पाठक कहते हैं। लेकिन निज भाषा उन्नति है यही उन्नति को मूल, है ना? निज भाषा उन्नति, अब ये उन्नति की बात आते समझ जाना कि उन्नति वाला जो दोहा है वो तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उसके लेखक कौन है? भारतेंदु, उनका दोहा है। लेकिन जिसमें उन्नति नहीं आ रहा वो है श्रीधर पाठक का, ठीक है ना? पाठक जी कुशल अनुवादक थे। कालिदास कृत ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट डेजर्ट विलेज तथा द ट्रेवलर का ये बहुत पहले ही एकांतवासी उजड़ ग्राम और शांत प्रतीक शीर्षक से काव्य अनुवाद कर चुके हैं। अब यहाँ तो बहुत ठंडी लाइन दे दी गई है, ये एकदम बिल्कुल ही एक लाइन में सब कुछ, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये जो पंक्तियाँ दी हुई है ना, ये कि कालिदास कृत ऋतु संहार का भी इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया है, ठीक है ना? पहला तो ये अनुवाद याद रखना। दूसरा क्या, गोल्ड स्मिथ नाम से कोई लेखक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब 500% है, प्रश्न पूछा जाता है, इसका कोई तोड़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? जो गोल्ड स्मिथ कृतजाम के जो कवि हैं उनकी एक रचना है हरमिट, तो हरमिट का भी इन्होंने अनुवाद किया है। तो हरमिट का अनुवाद तो किस नाम से किया है? हरमिट। भाई तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख है ना मिट जाएंगे, हर हर बोलते हैं, हर हर बोलते हैं, जितने भी दुख है मिट जाएंगे, पर करना क्या पड़ेगा? बोला एकांत में जाके योगी बनना पड़ेगा। तो ये पकड़ो, सामने लिखो एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी, खत्म। हर मिट का हो जाएगा एकांतवासी योगी के नाम से। डेजर्टेड विलेज, भाई इससे पता चला डेजर्टेड है ना, मतलब एक प्रकार से उजड़ गया, विलेज मतलब गांव, तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। द ट्रेवलर मतलब ट्रेवल करने वाला, पथिक यात्री, शांत पथिक वैसे ही हो जाएगा। तो ये तो याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, पर ये जरूर याद करने की आवश्यकता है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुवाद श्रीधर पाठक ने नहीं किया है या कौन सा किया है। इनकी मूल रचनाओं से भी कभी इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते जितने इस अनुवाद से पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा बिल्कुल आप, ठीक है ना? जो भी आपके प्रश्न वगैरह हैं ये अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रिकॉर्ड हो रही है ना, आपको पता है क्लास, ठीक है ना? तो ये देखो आप, अब इनकी मौलिक कृतियाँ ये देखो आप, ठीक है? मौलिक कृतियों से प्रश्न बहुत कम है, मैं सही बता रहा हूँ। ये कश्मीर सुषमा, ठीक है ना, एक कश्मीर कुसुम नाम से कृति है जो हम पढ़ते हैं, कश्मीर कुसुम। कश्मीर कुसुम कृति किसकी, कमेंट में बताओ आप, ठीक है ना?
वेरी इंपॉर्टेंट है इसके राइटर जो कश्मीर कुसुम के लेखक है। लेकिन कश्मीर सुषमा जो है वो किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। अब यार याद रह जाएगा वैसे भी कि कश्मीर में गए थे, जॉब वगैरह करी थी, प्रकृति का वर्णन करना है तो कश्मीर जाना पड़ेगा। तो कश्मीर सुषमा के लेखक कौन है? श्रीधर श्रीधर पाठक पाठक। ठीक है। एक वनाष्टक है। अब वन कौन जाएगा? जो वन को प्रिय लगे, जो वन जिसको प्रिय लगेंगे। वन अर्थात प्रकृति। प्रकृति का कवि कौन है? श्रीधर पाठक। और देहरादून में तो प्रकृति भरी पड़ी है, तो देहरादून नाम से एक कृति हो गई। और भारत गीत भी किसकी कृति है? श्रीधर पाठक के। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अनुवादित रचनाएं पढ़ी, मूल रचनाएं पढ़ी, कौन सी महत्वपूर्ण है सारा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। पाठक जी की काव्य शैली के उदाहरण स्वरूप कुछ नीचे पंक्तियां दी गई है कि चारु हिमाचल आंचल में एक साल विशालन को बन है, मृदु मरमर शीत झरे, जल स्रोत है पर्वत ओट है निर्जन है, लिपटे है लता द्रुम गान में लीन प्रवीण विहंगन को गन है, अटक्यो तहाँ रावर मूल्य फिरे मद बावर सो अली को मन है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, 1% भी याद नहीं रखनी है ये पंक्तियां किसकी है, सिर्फ इतना सा याद रखना है श्रीधर पाठक ने किस प्रकार की रचनाएं लिखी है। ठीक है ना। अनुवादित कौन सी है, मूल कौन सी है। पंक्तियां सिर्फ याद रखनी है, वो वाली जो मैंने कहा है, निज भाषा बोलो लिखो पढ़ो गुनाओ सब लोग। इसमें उन्नति नहीं आ रहा है तो ये भारतेंदु की हो जाएगी। और उन्नति आता, उन्नति नहीं आ रहा है तो श्रीधर पाठक की हो जाएगी। और उन्नति आता तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है के लेकर भारतेंदु की हो जाएगी। अब पढ़ेंगे अगले कवि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। नगेंद्र वाली पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। 1864 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है। 1864 वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे ऐसे लोगों का तो जन्म क्या, इनका टाइम भी याद आना चाहिए, कितने बजे पैदा हुए थे, है ना, कौन से घर में, कितने तारीख को, कितने महीने, क्या बोलते हैं वो, कहते हैं ना कितने टाइम पे, कितने बजे, है ना, कितने सेकंड पे, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। महापुरुष आदमी है। ठीक है ना। तो 1864 में हुआ था। 1884 में अपने पिताजी का जन्म हुआ था। कौन से पिताजी? क्या नाम है उनका? शुक्ल जी का। 1884 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1886 में देखो चिरगांव झांसी वालों का जन्म हुआ था। चिरगांव झांसी में कौन है? मैत्री शरण गुप्त का। ठीक है। 1889 में वो दूसरे अपने विश्वविद्यालय वाले दादा है, कौन? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इनके पास विश्वविद्यालय स्तर की है, इनके कहते हैं ना, मतलब विश्वविद्यालय के कवि। बाद में खुद विश्वविद्यालय कवि बन गए, वो बात अलग है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 का जन्म जिला रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। गांव की पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा पाने के पश्चात अंग्रेजी पढ़ने के लिए रायबरेली के स्कूल में भर्ती हुए। बाद में रणजीतपुरवा, उन्नाव, फतेहपुर तथा उन्नाव के स्कूल में दाखिला हुआ। वहां से अपने पिताजी के पास मुंबई चले गए। भाई बहुत बढ़िया। मुंबई में इन्होंने संस्कृत भी सीखी, गुजराती भी सीखी, मराठी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान लिया। मिडिल कक्षाओं में इन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में फारसी पढ़ी। इन्होंने बंगला का भी अच्छा अभ्यास किया था। आजीविका के लिए द्विवेदी जी ने रेलवे की नौकरी की थी, किंतु उच्च अधिकारी से कुछ कहासुनी हो जाने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। हो गई होगी यार, हो सकता है उच्च अधिकारी से बोला बोला खड़ी बोली हिंदी में लिखी है, क्या ब्रजभाषा में लिख रहा है, ऐसा बिल्कुल अच्छे से नए नए प्रकार से संदर्भ लेके लिखे, क्या लिख रहा है, कुछ भी बात हो सकती है। हो सकता है इनकी कविता उन्होंने पढ़ ली हो, कोई कविता तो ये भी ऐसे ही लिखते थे। टाइप लेता हूँ। ठीक है, त्याग पत्र दे दिया। साहित्य साधना तो द्विवेदी जी ने नौकरी के दिनों भी कर रहे थे, किंतु नौकरी छोड़ देने के बाद ये पूर्णतया हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा में जुट गए। सन 1903 में सरस्वती के संपादक बने। 1000 बार, लाख लाख, 5 लाख, 10 लाख बार प्रश्न आ चुका है। जब तक सृष्टि है, कलयुग रहेगा, तब तक ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सरस्वती के संपादक 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। ठीक है ना। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने? 1903 में। परंतु सरस्वती की स्थापना कब हुई थी, यानी कि सरस्वती पत्रिका कब छपने लगी थी? 1900 में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों कथन। अब आपको लगता है कि आसान क्वेश्चन है, अरे आसान है पर सृष्टि के अंत तक आएगा, टेंशन मत लो, जब तक सृष्टि रहेगी आएगा। 1920 तक बड़े परिश्रम और लगन से ये कार्य करते रहे। सरस्वती के संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं भाई, उनको कोई भूला नहीं सकता है। इनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप कवियों की एक पीढ़ी का निर्माण हो गया। खड़ी बोली का परिष्कार तथा स्थिरता प्रदान करने वाले अग्रगण्य कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। तब तक सूरज चांद रहेगा, महावीर तेरा नाम रहेगा, है ना। तो ये कवि थे, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक, संपादक, आचार्य सभी थे। इनके लिखे हुए मौलिक और अनुदित गद्य पद्य ग्रंथ
80 है, लगभग 80, याद रखना। तो खड़ी बोली को परिष्कार और बहिष्कार 2 शब्द मैंने आपको 50 बार बताए हैं। परिष्कार अपनाना, साफ-सुथरा करना, बढ़िया तरीके से। बहिष्कार बहिष्कृत करना, पीछा छुड़ाना, त्यागना, ठीक है ना? दोनों शब्द हम बहुत बार सुनते हैं। मौलिक काव्य रचना की और इनकी विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। बहुत बढ़िया कि विशेष प्रवृत्ति क्या नहीं थी? मौलिक रचना नहीं थी, मौलिक रचना करना। इनकी अनूदित काव्य कृतियाँ अधिक सरस है। गद्य लेखन संपादन के क्षेत्र में इन्हें बहुत सफलता मिली है। क्या लिखा है इन्होंने? काव्य मंजूषा सुमन नाम से लिखी है। कान्य कुब्जबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवसार आदि द्विवेदी जी की उल्लेखनीय रचना है। अब देखो, जब कोई भी जब अमरीश पुरी जैसा एक्टर हो जाए, सनी देओल एक प्रकार से कहा जाए, या फिर जो कहा जाए ना, जिसे कहते हैं स्तंभ, जो हिंदी साहित्य के प्रकांड स्तंभों में से एक है, तो उनकी रचना तो याद होनी ही चाहिए हमको, है ना? तो याद करो चाहे मत करो, कंठस्थ पर नज़र में जरूर रखना कि यार काव्य मंजूषा नाम से एक रचना पढ़ी थी हमने। काव्य मंजूषा म से महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। सुमन में भी म आ रहा है बीच में, तो ये भी बस महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाएगी, याद रखना आप, ठीक है? ऋतु तरंगिणी है इनकी रचना एक। इनकी कविता सहज, सरल और प्राय उपदेश गुण होती थी। इन्होंने अपनी कविता 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम प्रदान समस्त भाषा तथा प्रचलित शब्दावली युक्त सरल भाषा। दोनों तरह का एक-एक उदाहरण नीचे दिया हुआ है। पृथ्वी समुद्र सरित नर नाद सृष्टि, मांगल्य मूलमय वारिद वारी वृष्टि, करतार कौन इनका, किस किस हेतु नाना, व्यापार भार सहता रहता महाना। अब देखो, कुछ भी तुकबंदी करने के लिए कुछ भी। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, क्या बात है कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हैं हम दाना दाना को मोहताज। वाह! समझ रहे हो? मतलब कुछ भी तुकबंदी का, हम दाने दाने को मोहताज, है ना? हम दाना दाना को मोहताज, तुम्हारे शंड को देते हैं जो मही, महान निर्दयी जन फिरताज, धिक उनको उन पर हंसता है बुरी तरह यह सकल समाज, ठीक है ना? हालांकि इसीलिए तो, यही तो बात है ना, इसीलिए तो कहा गया था नरेंद्र के द्वारा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। एक प्रकार से स्थूल नाम का एक बहुत बड़ा हाथी था, जिसने विभिन्न प्रकार के नियम अपने बना लिए थे काव्य के, उसी प्रकार से लिखना जरूरी समझता था। जब सूक्ष्म का जिसे कहते हैं ना, सूक्ष्म मतलब हाथी के सामने सुई बराबर लेकर खड़ा हो गया छायावाद, इसने विद्रोह किया है कि भाई जो तुम बता रहे हो कविता का नियम, वैसे कविता बन सकती है, नहीं बन सकती नहीं पता, पर जैसे हम लिख रहे हैं ना, वैसे भी कविता बन सकती है और बहुत श्रेष्ठ कविता बन सकती है, ठीक है ना? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद जी क्या करते हैं भाई? 1865 में जना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद हो जाता है यार। मुझे लगता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं। जब बच्चा हिंदी साहित्य क्लास में एंट्री करता है पहले साल, तो जब तक मरता नहीं है या फिर जब तक वो तैयारी करता रहता है, निकलता नहीं है ना वहाँ से तैयारी करके, तब तक ये 5-7 नाम है हिंदी साहित्य के जो घूमते रहते हैं। ऐसा है बिल्कुल, उसकी साधना पूरी नहीं होती तब तक। तो उनका तो एड्रेस भी याद हो जाना चाहिए आपको कि कहाँ रहते हैं। वैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद अपने आप में एड्रेस के जैसा ही नाम है, पर 1865 इनका जन्म हुआ है, याद रखना है इसको, ठीक है ना? द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ ये उपन्यासकार, आलोचक और इतिहासकार भी हैं। पुरातन संस्कृति का फिर से उद्धार, देश के वर्तमान युवक का मार्गदर्शन और कविता में उपदेशात्मक प्रवृत्ति आरंभ से अपना ध्येय रखा है इन्होंने। कहीं ना कहीं उपदेशात्मक प्रवृत्ति है ना, जो द्विवेदी युग के एक प्रकार से मूल में बस गई है। इनको यूँ लगता है, आवाज नहीं आ रही सभी को, इन्हें आ रही क्या? बताना एक बार आवाज मेरी। हेलो हेलो, काट के दोबारा करता हूँ, मतलब कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी बताइए। मैं भी दोबारा ज्वाइन हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। कब से नहीं आ रही थी आवाज? चलो बहुत बढ़िया। तो अपन बात कर रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। तो कहीं ना कहीं द्विवेदी युग के मूल में ही कहीं ना कहीं उपदेशात्मक जो प्रवृत्ति है ना, वो बसी हुई है यार। और उपदेशात्मक प्रवृत्ति, आपको नहीं लगता कि कभी कभी उपदेशात्मक प्रवृत्ति में स्थूलता आ जाती है? कहीं ना कहीं हम उतनी गहराई से नहीं जा पाते हैं, हम आदर्श में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हमको यथार्थ दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना? तो वही वाली बात है, उपदेशात्मक प्रवृत्ति में हम कहीं ना कहीं सबको ज्ञान देने में रह जाते हैं। तो मूलतः है ना, कविता की जो कविता की मूल नब्ज है, उसको पकड़ ही नहीं पाते, तो वो उद्देश्य से हम भटक जाते हैं।
तो देखो यहाँ पे भी उपदेशात्मक प्रवृत्ति मिलती है। मैथिली शरण गुप्त है ना, वैसे कौन सी पंक्ति है उनकी, है तो सही वो कि क्या बोलते हैं, क्या केवल न मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अब देखो ये पंक्तियाँ गद्य में ही है, लग ऐसा रहा है कि जैसे गद्य में उन्होंने कहा है किसी से मिलते जुलते, जैसे कोई डिस्कशन हो रहा हो, वहाँ पे डिस्कशन हुआ हो। तो जो अयोध्या प्रसाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय भाई, ज्ञान वगैरह तो ये भी बांटते थे, ठीक है ना, उपदेशात्मक प्रवृत्ति थी। फारसी और संस्कृत का ज्ञान था इनका भी। अब देखो अभी तक हमने कोई कवि ऐसा नहीं पढ़ा जिनको फारसी, संस्कृत और अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं। यार ऑटोमेटिक हम जिस भाषा में जी रहे हैं, जिस संसार में जी रहे हैं, जो हमारे आसपास की भाषा है, उसको हम कहीं ना कहीं ग्रहण कर ही लेंगे ना, इनडायरेक्टली तरीके से। अगर हम ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ पे आसपास अंग्रेजी बोली जाती है, टूटी फूटी अंग्रेजी तो हम सीख ही सकते हैं। जब खड़ी बोली और खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू, अरबी, फारसी के सब इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो भी हम सीख ही जाएंगे ना कहीं ना कहीं। वही वाली बात हमको यहाँ पे दिखाई देती है इन कवियों में, कि सर्वप्रथम ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हुए थे, फिर कानून को बन गए थे, 1923 में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण किया और शेष जीवन साहित्य सेवा में अर्पित कर दिया था। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय BHU में बिना वेतन के ही काम किया था, और इनके जो ग्रंथ है वो ये रहे, बताता हूँ। जिसमें से पहले 1000 बार पूछा जा चुका है, आगे सृष्टि रहेंगे तब तक पूछा जाएगा, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का, न कि मैंने कुछ कहा है हिंदी का पहला महाकाव्य नहीं कहा, खड़ी बोली लग रही है। खड़ी बोली जो हम बात कर रहे हैं ये खड़ी बोली है, ठीक है ना, न कि वो जो सर्वप्रथम लिखी गई है। खड़ी बोली हिंदी अलग है, जबकि हिंदी भाषा अलग थी, ये देखा जाए तो सर्वप्रथम जो हम महाकाव्य पढ़ते हैं दंडवृदाय का, वो हिंदी भाषा में काउंट होता है। अवधी, ब्रजभाषा ये सब हिंदी के ही ग्रंथ कहे जाएंगे, परंतु खड़ी बोली हिंदी का एक अलग मानक परिभाषा कही जा सकती है। तो खड़ी बोली जो हिंदी है उसका पहला हिंदी का महाकाव्य जो है वो ब्रजभाषा, वो इनका है, क्या बोलते हैं, प्रिय प्रवास है, ठीक है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय उपाध्याय हरिबोध का है प्रिय प्रवास, 1914 में लिखा है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। 1914 में लिखा गया, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पदम पर प्रसून इनकी रचना है। चुपते चौपदे चौके चौपदे, बोलचाल और रस कलश, वैदेही वनवास भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब आप कहोगे बोला आप प्रिय प्रवास तो बता दी, बाकी रचना महत्वपूर्ण है या नहीं है? बिल्कुल 200% निश्चिंत रहिए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, मरना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एक बार मैंने देखी थी एक जगह, कि जिस युद्ध से हम जीवन भर बचते फिरते हैं ना, हमारी मृत्यु अंत में उसी युद्ध में लिखी हुई रहती है। तो जिन चीज़ों को हम छोड़ना चाहते हैं ना, हमको अंततः उनको पढ़ना ही पड़ता है, और वो भी पूरे प्रेम के साथ, पूरे समर्पण के साथ। हम चाह के भी उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें हानि होती है, ठीक है ना। तो वैसे भी हिंदी साहित्य में से बहुत कम चीज़ें हैं यार जिनमें थोड़ा सा डीप में घुसना पड़ता है। चीज़ें वही है जो रिपीट होती रहती है, चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, चाहे छोटा से छोटा एग्जाम हो, हिंदी साहित्य का। प्रिय प्रवास याद हो जाएगी, चुपते चौपदे चौके चौपदे याद हो जाएगी, बोलचाल मत याद करो, लेकिन रस कलश पूछी गई है इनकी। ये रस कलश जो है ब्रजभाषा के काव्यशास्त्री टाइप का ग्रंथ है। रस कलश किसका ग्रंथ है ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। वैदेही वनवास पूछा गया है बहुत बार। प्रिय प्रवास में कृष्ण राधा का वर्णन है, तो वैदेही वनवास में अपने पिताजी का वर्णन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है, जिसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर, देखो ये लिखा हुई है, विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिओद ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। तो अपने आप ही ये प्रिय प्रवास जो रचना है, प्रिय प्रवास का मतलब क्या हो गया? प्रिय गए प्रवास, प्रिय गए दूर, ठीक है ना, वही वाली बात हो गई। कि प्रिय गए प्रवास को कृष्ण जब छोड़ के जाते हैं, तो उस वाले समय किस प्रकार से विश्व सेवी और विश्व प्रेमी राधा का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। महाकाव्यत्व की दृष्टि से ये भी एक सफल ग्रंथ है। हालांकि शुक्ल जी तो मना करते हैं कि नहीं नहीं, मैं मुझे तो मजा नहीं आया, मैं तो नहीं कहूँगा इसको महाकाव्य। इनकी दूसरी रचना रस कलश है, जो कि रीति ग्रंथ है। इसमें रस स्वरूप का, रस प्रकारों का सूक्ष्म विवेचन है। मत याद करो, बस रस कलश से रस संबंधी ग्रंथ याद रखो, इनकी रीति ग्रंथ हो गया। नायिका भेद का वर्णन, ऋतु वर्णन, ये कुछ मौलिक स्थापनाएं मिलती हैं। इनके द्वारा नव निर्धारित नायिकाओं के पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लेखी सेविका, लोक सेविका आदि प्रमुख है। द्विवेदी युगोत्तर द्विवेदी युगोत्तर काल में वैदेही वनवास भी एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। यद्यपि कथानक में अपेक्षाकृत संक्षिप्त होने के कारण इसमें राम की शक्ति, सौंदर्य और शील समन्वित चरित्र उतना उभर के नहीं आ सकता है, फिर भी
इसका महत्व कोई कम नहीं जानेंगे। अपनी करुणा अपनी करुण सरलता में ये काव्य भी कम नहीं है भाई। हरिओत जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएँ की है। ब्रजभाषा में लिखा है कस रस कलश प्रिय प्रवास तथा वैदेही वनवास लिखा है खड़ी बोली में। तो ये याद होने चाहिए। ये पूछा जाता है आपको कहीं न कहीं ना वो फ़ेल करने के लिए पूछ लेगा रस कलश इनका खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है। प्रिय प्रवास वैदेही वैदेही वनवास नाम से ऐसा लग रहा है जैसे ब्रजभाषा में लिखा है, अवधी में लिखा है, नहीं खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है ये। इनके काव्य में एक और सरल प्रांजल हिंदी के अंदर अलंकार सौंदर्य है, तो दूसरी ओर संस्कृत की अलंकारिक समस्त पदावली की छटा भी विद्यमान है। एक स्थान पर तो मुहावरे और बोलचाल की झड़ी लगा दी गई है, दूसरी तरफ तो इन्होंने इनको तिलांजलि दे दी गई है और कहीं-कहीं तो वर्णनात्मक शैली जस्त्र प्रवाह है, तो कहीं चित्रात्मक शैली का चमत्कार है। इन्होंने द्विवेदी युगीन भाषा की कर्कशता में सरसता का संचार किया है। खुद रहे कह दिया देखो नगेंद्र जी ने यहाँ पे कि द्विवेदी युगीन भाषा में कर्कशता आ गई थी। अरे यार जब उपदेश उपदेश दोगे, ज्ञान ही ज्ञान बाँटोगे तो कर्कशता तो आएगी सही। आदर सादर 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 यथार्थ बताओगे ही नहीं एक प्रकार से, सबको बस एक ऐसी पिक्चर दिखाओगे जो मतलब बस कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ऐसा बिल्कुल। तो वही वाली बात है यार, कर्कशता तो आ ही जाएँगी। वास्तव में मतलब छंद व्यवंती के चक्कर में इतना ज़्यादा फँस गए, खड़ी बोली हिंदी के चक्कर में इतना ज़्यादा फँस गए कि खड़ी बोली इनका साथी बन गया। स्वच्छंद काव्य, स्वच्छ काव्य इनके सार्थक वो बन गया, क्या बोलते हैं, साध्य बन गया। अरे भाई भाषा, छंद, भाव ये सब एक प्रकार से साधन मात्र होते हैं यार। मुख्य तो साध्य तो क्या होता है, सुंदर ऐसी कविता बने जिसमें कहीं न कहीं जो हमारा उद्देश्य है ना वो निकल के सामने आए। वास्तव में खड़ी बोली को काव्य उपयुक्त बनाने के लिए ये अग्रगण्य है। इन्होंने दोहा, कवित्व, सवैया आदि के साथ ही संस्कृत के वर्णवृत्तों में काव्य रचना की है और इनको सभी के समान सफलता मिली है। छंदों और भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग भी इसमें अद्भुत सामर्थ्य है। इनकी अपूर्व साहित्य सेवा के कारण ही इन्हें संसार में कवि सम्राट के रूप में याद किया जाता है। ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होगा आपको। नहीं भी होगा तो याद रखना है इस चीज़ को कि अयोध्या सिंह उपाध्याय एड्रेस वाले आदमी को कवि सम्राट कहा जाता है। इनकी अपूर्व साहित्य सेवा के कारण इन्हें कवि सम्राट कहा गया है। 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर भी हिंदी जगत से इन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। नागरी प्रचारणी सभा आरा के अभिनंदन ग्रंथ प्रदान इन्होंने इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की है कि नागरी प्रचारणी सभा आरा ने अभिनंदन ग्रंथ प्रदान करके इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। ये उस समय का ज्ञानपीठ, उस समय का साहित्य अकादमी है ये, क्योंकि साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ ये बाद में देना शुरू हुआ है 1955 के आसपास, ठीक है ना, साहित्य अकादमी। परंतु पहले मंगला प्रसाद पारितोषिक ही मिलता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये उस टाइम का मान लीजिए सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। प्रिय प्रवास को कौन सा पुरस्कार मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक। इनकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक है और भावपूर्ण है। यशोदा का विरह कैसा सहृदय संवेद्य है, कैसा है कि प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। 1000 बार लगा के पीछे परसेंटेज का चिन्ह लगा लो, क्योंकि ये 1000 बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी। बस पहली पंक्ति है, बस 2 पंक्तियां हैं ये कि प्रिय पति में वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ना, है मेरे प्रिय पति। देखो मतलब ये प्रिय पति थोड़ा सा खटकता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये आधुनिक युग के सूरदास है। भाई सूरदास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, दूर 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 तक। सूरदास कभी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। पुत्र तो चला गया है छोड़कर, वो पति को प्रिय करने का टाइम मिल रहा है यहाँ पे। बल्कि ऐसा ऐसा होता है कि गालियाँ दी जाती है ऐसा बिल्कुल पति को, तो तुम लोग रोका क्यों नहीं है, तुम किस काम के हो यहाँ पे, आए क्यों यहाँ पे, ये बताओ, घर में एंट्री क्यों की, ये बताओ। वो दुख रहता है। और यहाँ पे है कि प्रिय पति है मेरे प्रिय पति करना इसमें, वो मेरा प्राण प्यारा कृष्ण कहाँ है कर, दुख जल निधि पृथ्वी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, जिसका चेहरा देख देख कर आज तक जी पाई हूँ। वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है, पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निज दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, गुर पर जिसके है सोहती मुक्त माला, और नवलिनी से नैनन वाला कहाँ है, प्रियपति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है। उक्त पंद्यों में खड़ी बोली का सहज रूप मिलता है। प्रिय प्रवास में कहीं कहीं तो संस्कृत पृष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार चुपते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में रचित सफल काव्य कृतियां है।
ये पढ़ा हमने अयोध्या प्रसाद, ठीक है ना, हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है ना, हरिओद। ये प्रवास पढ़ लिया। अब पता चल गया इनकी राधा और कृष्ण में कितना अंतर है, ठीक है ना, विश्वव्यापी है ना। ठीक है, नीचे चलते हैं, राय देवी प्रसाद पूर्ण को पढ़ते हैं। 1868 में जन्म हुआ है, ठीक है ना। और प्रिय प्रवास जो है, ये एक विशेषता हो रही है कि इसमें वार्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है, अधिकांश वार्णिक, ठीक है, जिसमें वर्ण काउंट होते हैं। और जिसमें सबसे पहला जो छंद है, दिवस का अवसान समय था, द्रुत विलंबित छंद में है वो, द्रुत विलंबित है ना, पूछा गया हुआ है ये भी। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 में पैदा हुए थे जबलपुर में। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करके फिर इन्होंने वकालत कर दी और कानपुर चले गए। वकालत के अतिरिक्त इन्होंने सार्वजनिक कार्यों में भी उत्साह भाग लिया है। इस संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, वेदांत में बढ़िया रुचि थी, व्यवसायिक और सामाजिक कार्यकलाप में अत्यंत व्यस्त रहते थे। फिर भी साहित्य के अध्ययन और प्रणयन में दत्त चित्र है। इनकी कविता बड़ी सरस और भावपूर्ण है। ब्रजभाषा और खड़ी बोलो दोनों में समान अधिकार था। श्रृंगार आदि विषयों में ब्रजभाषा का यूज करते थे, परंतु देशभक्ति और नवीन विषयों के लिए तो खड़ी बोली का ही प्रयोग करते थे। प्रकृति सौंदर्य में भी इसी बात नहीं लिखा है थोड़ा बहुत। प्रकृति चित्र बड़े सरल और स्वाभाविक है। जरा देखो इसको, धाराधर धावन, ठीक है ना। ये धाराधर धावन जो है वो शीर्षक से इन्होंने कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद किया है। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है ना, राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो धाराधर धावन इसकी रचना हो जाएगी ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की। अब मैं बता दूं आपको सही से बात की कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। सारी बात एक तरफ राय देवी प्रसाद पूर्ण का पूछा जाता है स्वदेशी कुंडल 200%, और दूसरा पूछा जाता है मृत्युंजय। मृत्युंजय नाम से जिनका ग्रंथ है ना, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, बस खत्म बात। लेकिन स्वदेशी कुंडल आ जाए तो उसको लिख ही देना आप, ऐसा है बिल्कुल कि ये राय देवी प्रसाद पूर्ण का ग्रंथ है ये, ठीक है ना। बाकी शक्ल किसकी देखने जानी है, धाराधर धावन की, धाराधर धावन की भी शक्ल देख के जानी है एक बार कि हाँ ये रचना लिखी, याद नहीं करना। कितना मेरे को भर हो गया यार, इतनी सारी चीजें आपको कैसे याद होगी। फिर जब जॉब लग जाओगे ना, प्रोफेसर बन जाओगे, टीचर वगैरह बन जाओगे, तब याद करना है इन चीज़ों को, तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगी वैसे तो धाराधर धावन, वैदेशिक कुंडल, इनकी देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियाँ इसमें बनती हैं। मृत्युंजय, राम रावण विरोध, ठीक है ना, न कि युद्ध, बसंत वियोग नाम से भी एक ग्रंथ इनका इंपॉर्टेंट है, ये भी बसंत वियोग इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की काव्य शैली के लिए उनका एक नीचे ग्रंथ दिया हुआ है, पंक्तियां दी हुई है, सॉरी ये पंक्तियां बिल्कुल याद नहीं करेंगे। चींटी मक्खी शहद की सभी खोज कर अन्न, करते हैं लघु जंतु तक निज ग्रह को संपन्न, निज ग्रह को संपन्न करो। अब देखो चलो यहाँ बढ़िया है, चलो ये पंक्ति आ गई तो कुंडलिया छंद समझा दूंगा आपको मैं। स्वदेशी कुंडल का मतलब हो गया कि 52 कुंडलिया छंद है ना। कुंडलिया छंद देखो 6 पंक्तियां हैं, 3 4 5 6 पंक्तियां। छप्पे में भी होती है, फिर क्या अंतर है। छप्पे में क्या होता है ना, शुरू की 4 पंक्तियां जो है वो होती है, ये छप्पे छंद यहाँ पे लिख दिया मैंने। शुरू की 4 पंक्तियां रोला की होती है, अंत की 2 पंक्तियां होती है उल्ला ला के। खत्म करो यहाँ पे बस, छप्पैया होगी। कुंडलिया की बात कर रहे हैं। कुंडलिया की सबसे खासियत ये है कि जहाँ पे ये शुरू होगा ना पंक्तियाँ, चींटी मक्खी पे खत्म हुआ है, तो देखो चींटी मक्खी पे खत्म हुआ है ये। जहाँ से शुरू वही पहली पंक्ति पर जो पंक्तियाँ जहाँ से शुरू होगी, अंत में अंतिम शब्द वही होगा, तो चींटी मक्खी पे खत्म हुआ है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो जाएगी कि पहली 2 पंक्तियाँ जो होगी दोहे की होगी। पहली 2 पंक्तियाँ किसकी हैं, दोहे की हो जाएगी। अंतिम 4 पंक्तियाँ रोलाई हो जाएगी। तो 4 रोला यहाँ पे भी होगा, 4 रोला छप्पन में भी होगा, परंतु कुंडलिया में ये एक विशेषता कॉमन रहेगी। शुरुआती जो शब्द रहेगा वो अंतिम की लाइन के सबसे अंत में भी रहेगा, है ना। कुंडलिया यार किसे कहते हैं यार, ये देखो तो सही, ये देखो ये चित्र बनाया मैंने कुंडलिया का, सांप कुंडली मार के बैठा रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके मुंह के पास ही बैठा रहता है ना वो मोटा मोटा, यूं करके, ऐसा है बिल्कुल, है ना। वो और पूछ एक साथ ही रहते हैं उसके कहीं ना कहीं, याद रखना ये वाली बात। और तो क्या कह रहा था मैं कि ठीक है, बाकी जो दोहा जहाँ खत्म होता है ना, निज ग्रह को संपन्न करो, है ना, तो वहां पे ही अगला जो रोला छंद है वहां से शुरू होता है। शुरुआती जो दोहा आएगा, दोहा जहाँ खत्म होगा वहां से रोला की पहली पंक्ति शुरू होगी। 2-3 विशेषताएं बस इंपोर्टेंट। संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद क्या होता है, 2 छंदों से मिलकर बनाया गया छंद, है ना। रामचरित उपाध्याय, ठीक है, रामचरित उपाध्याय के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्र भारती, बस इतना सा इम्पोर्टेंट है बस, और कुछ याद नहीं रखना है कि राष्ट्र भारती नाम से रचना लिखी गई है वो रामचरित उपाध्याय की है, क्योंकि ऑप्शन में आएगा मैथिलीशरण गुप्त और आप भारत भारती के निबंध भारत भारती के लेखक समझ के राष्ट्र भारती के लेखक भी आप रामचरित उपाध्याय की जगह मैथिलीशरण गुप्त को लगा दोगे, लेकिन राष्ट्र भारती जो कृति है ना, राष्ट्रीय राष्ट्र भारती राष्ट्रीय रामचरित उपाध्याय, ये इसके लेखक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 200%। उसके अलावा छोड़ दो, अभी रामचरित चिंतामणि छोड़ दो, देवसभा देवदूत पूछी नहीं गई है, ठीक है, पर याद रख लेना इसको, थोड़ी वो देख लेना, मतलब है ना। आगे चलते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है ना। सबसे पहला तो नाम इंपॉर्टेंट ये बनता है कि द्विवेदी युग के कवि है, पहला तो उत्तर ही खत्म हो गया। दूसरा प्रश्न बनता है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है वो स्नेही उपनाम से कविता करते थे। दूसरा सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में त्रिशूल उपनाम से कविता कौन करते थे, भाई ये बताओ। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावना की कविता कौन लिखते थे, तब भी हम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का ही नाम लेंगे। देखो इनका जन्म वर्ष कितना दे रखा है, 1883। 1883 का मतलब हो गया पिताजी से 1 साल पहले, यानी कि 84 से 1 साल पहले, अर्थात शुक्ल जी का जन्म 1884 में हुआ है, परंतु गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का 1883 में हुआ है, अतः क्रम से हम इनको पहले लगाएंगे। बहुत बढ़िया, स्नेही उपनाम हो गया, और त्रिशूल मैंने बता दिया। उपनाम पूछा जाता है ना, आपको पता है ही सही है, तो सीधा सीधा पूछा जाता है। जैसे अब्र उपनाम से कौन कविता करते हैं, अब्र उपनाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जो है वो उर्दू में अब्र नाम से कविता करते हैं, जबकि ऑलरेडी प्रेमगन लगा हुआ है, ऑलरेडी उपनाम तो लगाए हुआ है साथ में, फिर भी अब्र नाम से कविता करते थे उर्दू में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। त्रिशूल उपनाम से करते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कवि सम्राट हमने अयोध्या प्रसाद सिंह हरिओद को पढ़ा है, राय देवी प्रसाद तो पूर्ण अपने आप में है ही सही। इनकी रचनाएं देखो, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की द्विवेदी युग के कवि है, जाहिर सी बात है राष्ट्रीयता की भावना ओतप्रोत होंगे सही, समाज की दुख दशा का वर्णन करेंगे सही, अर्थात आर्थिक विषमता अस्पृश्यता इन पे इनकी भी कलम चलेगी सही। राष्ट्रीय भावना के लिए त्रिशूल उपनाम रखते ही हैं, तो इनकी रचना कैसी होगी ये देखो आप। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। कुछ याद रखो चाहे मत रखो, परंतु कृषक करंदन जरूर याद रखना है। कृषक करंदन जो कृति है, कृषक करंदन, तो हो जाएगी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कृषक करंदन। नीचे चलें। इनकी रचनाओं में अपूर्व वाग्वेदज्ञ शब्द चमत्कार और उक्ति का अनूठापूर्ण उहात्मकता मिलती है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शूद्र हो, तू है महासागर आगम में एक धारा शूद्र हो, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हो, वो है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। मैं तुम्हारे मन को छूकर गीत होना चाहता हूँ, सब समर्पित कर दिया अब नीत होना चाहता। अब देखो नीचे अगले कवि है मैथिलीशरण गुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऊपर के कवि इसलिए पढ़े ना यार, क्योंकि प्रश्न आ जाए कि द्विवेदी युग का निम्नलिखित में से कौन सा कवि नहीं है, याद होना ही चाहिएगा, कोई तोड़ नहीं है इसका। 1886 में जन्म होता है चिरगांव झांसी में, ये भी पूछा जाता है। मैंने कहा ना यार, किस मोहल्ले में जन्म हुआ है बड़े बड़े कवि होगा, वो तो याद होना चाहिए, कितने बजे ये भी याद होना चाहिए, हालांकि दिया हुआ चाहिए तो याद नहीं रखना आप। तो चिरगांव झांसी में 1886 में होता है, चिरगांव झांसी 50 बार पूछा गया है। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में, ठीक है ना। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त, राष्ट्र कवि दिनकर, द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं ये। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। बाद में इनकी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिलना हो गया ना। द्विवेदी जी के आदेश पर इन्होंने उपदेश, आगे बात उपदेश की, स्नेहमय प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप इनकी काव्य कला में निखार आया, और इनकी पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 में हुआ। बच्चा बच्चा जानता है कि पहला जो इनका काव्य कह सकते हैं अपन खंड काव्य, वो हो जाएगा रंग में भंग। खंड काव्य बहुत लिखे हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा। भारत भारत फेमस है, पर ऐसा नहीं है कि पहला है वो। 1909 में रंग में भंग लिखा, 1909 में। इसमें चित्तौड़ और बूंदी नरेश का वर्णन किया गया है, राजस्थान की धरा पे आधारित है यह रंग में भंग, ठीक है ना। ख्याति का मूल आधार तो भारत भारती है, भारत भारती, भारत भारती 12-12, भारत भारती में 12-12 वैसे आ रहा है, तो 1912 में लिखा गया, जब्त कर लिया था थोड़े दिन के लिए, बाद में वापस छोड़ दिया।
भारत भारती में हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं प्रबुद्ध किए, तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में कहलाए विख्यात। गुप्त जी की मातृभूमि केवल भूमिखंड नहीं है, अपितु सगुण मूर्ति सर्वेश की मानते हैं। बहुत बढ़िया, सगुण मूर्ति सर्वेश के चलते हैं। नीलांबन परिधार हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष अपन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, है मातृभूमि तु सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश। बहुत बढ़िया एक प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, छंद में ही पूछी जाती है, रखना है इन कवि कौन सा छंद है याद रखना है, ठीक है ना। हे मातृभूमि तु सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। बिल्कुल हरि नीति का छंद, ठीक है ना, हरि नीति का छंद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1000 बार पूछी गई, छंद के नाम से ही पूछी गई है, और किसकी लिखी हुई पंक्ति है ये भी पूछा गया है। मैथिली गुप्त राम भक्त कवि थे ताकत पढ़ी है हमने उनकी ऑलरेडी, जिन्होंने भारतीय जीवन की समग्रता को समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली गुप्त ने साकेत लिखा है, ठीक है ना। इस मानस के बाद कोई ऐसी पुस्तक जो राम काव्य पर आधारित है वो साकेत ही है ना। वास्तव में आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक गुप्त जी है, ठीक है ना। इन्होंने 2 महाकाव्य 19 खंड काव्य का प्रणयन किया है। अगले ना बात, 2 महाकाव्य 19 खंड काव्य, परंतु इस विपुलता का पृष्ठपोषण नहीं है, वरन आधारभूत पृष्ठभूमि का समायोजित विस्तार है। इनका चरित्र चित्रण कौशल भी उत्कृष्ट प्रबंध कला का प्रमाण है। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाम से 3 नाटक भी लिखे हैं, तो गीति नाटक की श्रेणी में आते हैं। ये पूछा गया है अनग किसकी रचना है अनग किसकी है, चंद्रहास किसकी है, तिलोत्तमा किसकी है, ये गीति नाटक है ना। गीति नाटक है ये, प्रकार से ये वो वाले नाटक नहीं जैसे जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, याद रखना। प्राय सभी प्रगीत और मुक्तक भी लिखे गए हैं, किंतु नाटक और प्रगीत और मुक्तकों में ये व्यक्ति भाव सृष्टि नहीं कर पाए जैसे प्रबंध काव्य में कर पाया। देखो प्रबंध काव्य आते डरा मत करो, प्रबंध के 2 भेद होते हैं, ये खंड काव्य इधर रहा, ये महाकाव्य इधर रहा, ये 2 भेद हो गए। खंड काव्य जीवन के एक भाग को लेकर, महाकाव्य जीवन के संपूर्ण भूभाग को लेकर, ठीक है ना, खत्म बात। खंड काव्य मतलब जैसे भगवान श्री राम गए हैं पंचवटी में बैठे हुए हैं तो वहाँ का लिख दिया वर्णन, वो खंड काव्य कहलाएगा। राम रावण युद्ध हो रहा है, इससे उतना उतना बता दिया, जन्म वगैरह नहीं बताया, ये खंड काव्य हो गया। महाकाव्य राम कब पैदा हुए थे, कहाँ तक उन्होंने युद्ध किया है, कैसे कैसे उनके जीवन में क्या क्या घटा है, उस किस जगह क्या क्या हुआ है, सारी चीजें महाकाव्य है, ठीक है ना। प्रबंध काव्य है, वस्तुतः ये मूल तो प्रबंध का अर्थ है, अन्य साहित्य रूपों में इनकी प्रतिभा को उचित विकास नहीं मिला है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका अन्यतम योगदान। वास्तव में इसे काव्य उपयुक्त रूप प्रदान करने वालों में ये अग्रगण्य है। जहाँ इनके आरंभिक रचना की बात करें तो जयद्रथ वध खड़ी बोली का सरस मधुर और प्रांजल रूप जयद्रथ वध में मिलता है, ठीक है ना। एक रचना है जयद्रथ वध, वो 10 में लिखी है, 1910 में। और एक रचना है जय भारत, भारत जब जय होगा तो क्या देंगे हम, प्रसाद चढ़ाएंगे, कितने का, 51 रुपये का, तो वो 51-52 में मिलेगी आपको जय भारत। तो जय भारत में और जयद्रथ में कन्फ्यूज मत हो जाना, है ना, जयद्रथ वध तो जय भारत। भारतीय संस्कृति के अनन्य प्रस्तुता थे ये, किंतु अंधानुकरण की प्रवृत्ति इसमें कभी भी नहीं आई है। कालांतर में आ जाने वाली विकृतियों से इनके साहित्य का सांस्कृतिक पृष्ठाधार एकदम मुक्त है। दूसरे अपने सांस्कृतिक परंपराओं में आस्था रखने पर भी इन्होंने युग धर्म की कभी उपेक्षा नहीं की है। भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता होने के साथ साथ ये नवीन भारत के राष्ट्रीय कवि भी है, इसीलिए राष्ट्रीय कवि तो हम कहते ही है, परंतु इनको आधुनिक युग का वेताल भी कहते हैं। आधुनिक युग का वेताल या वैतालिक कवि, आधुनिक युग का वैतालिक कवि भी कहते हैं। जबकि युग का वैतालिक कवि हम कहते हैं किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जो कि रसा उपनाम से कविता करते थे ब्रजभाषा में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, अरे यार सच बता रहा हूँ, जो अपन पढ़ रहे हैं इनका नोट्स नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, बस शर्ते ये है कि रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन वाले वीडियो देख के दोबारा करो। मैं जब पढ़ता था भाई, मैं तो 2x की स्पीड में 3x की स्पीड में पढ़ता था, लेकिन ये जरूर नोट्स नहीं बनाता था ना अगर,
तो उनको ज़रूर देखता था। क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, अगर काम की पढ़ा रहा है सामने वाला बंदा, फालतू बात कम कर रहा है, दोबारा देखने में क्या जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम हर क्षण कुछ ना कुछ काम का ही इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, हर पल। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ यूट्यूब पे भले ही, परंतु ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वो काम का नहीं है ना? इसलिए रिपीट क्लास भी सुन सकते हैं। और आदत इतनी बुरी हो चुकी है कि 2x, 3x में पढ़ते-पढ़ते मेरी आदत हो गई है कि 2x, 3x में ही बोलने की आदत हो गई है। तो इनकी प्राय सभी रचनाएँ राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। उत्तर भारत में राष्ट्रीयता के प्रचार और प्रसार में भारत भारती के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता, अर्थात भुलाया नहीं जा सकता, बहुत बड़ा योगदान है। इनकी बाद की रचनाएँ जो है असंदिग्ध रूप से राष्ट्र भावना से परिपूर्ण है, अर्थात संदेह नहीं किया जा सकता। असंदिग्ध मतलब संदेह नहीं किया जा सकता, असंदिग्ध, असंदेह अर्थात संदेह नहीं किया जा सकता, और संदिग्ध अर्थात संदेह करना पड़ेगा भैया, जाँच करनी पड़ेगी। तो ये देखो आप, जयद्रथ वध 10 में, भारत भारती 12, पंचवटी पद से पंचवटी 25, झंकार 29 में, साकेत 31 में। साकेत तो थोक के भाव में पूछी गई है प्रकाशन वर्ष समेत कि साकेत का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1931। यशोधरा 1932, द्वापर द्वापर 36, जय भारत आ गए ना बात, 1952। विष्णुप्रिया 1957। विष्णुप्रिया कौन है अपने वो, कौन है वो जो अपने है ना, क्या नाम है उनका, गौरांग प्रभु जी, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक, उनकी पत्नी के बारे में लिखा गया है ये ना। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार इनके द्वारा अनुदित काव्य, ठीक है ना। पढ़ेंगे रामनरेश त्रिपाठी, तो मुझे लगता है काफ़ी है ना ये, तो ठीक है, क्योंकि पढ़ लिया मोटा मोटा, काफ़ी सारे कवि पढ़ लिया आज हमने, या पढ़ लेते हैं वैसे, कौन सा पूरा पूरा पढ़ना है अपन को, इनको है ना, पढ़ लेते हैं। रामनरेश त्रिपाठी के बारे में कुछ याद नहीं रखना ज़्यादातर आपको, बस इतना याद रखना है कि रामनरेश त्रिपाठी जो है वो इसके कवि हैं। ये भी हम वैसे तो स्वच्छंद धारा में इनको नाम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे द्विवेदी युग में नाम किया गया है। रामनरेश त्रिपाठी को श्रीधर पाठक में जो स्वच्छंद मनोवृत्ति के कवि है ना, जो खड़ी बोली में रचना करते थे, क्योंकि उस पर इनका नाम दिया गया है, पर इनकी रचनाएं ज़्यादातर पूछता है। देखो आप, मिलन, मिलने की उत्कंठा होती है कब, तो मिलने में क्या होता है, खतरा होता है, तो मिलने की खतरा अर्थात 1917 में लिखा गया है मिलन। पथिक से मिलने की इच्छा है, पथिक कितने साल का है, 20 साल का। मिलन पथिक मानसिंह, मानसिंह कितने साल की, 27 साल की। स्वप्न कब आया, 2 साल बाद, 29 साल के जरूरत है ना। तो मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ये चारों के चारों रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों नाम में से आपको मुझे पता है सबसे प्यारा नाम लग रहा हुआ मानसी। तो जो मानसी वाला ग्रंथ है ना, ये एक प्रकार का इनका मिक्स वाला ग्रंथ है, एक प्रकार का उत्कल काव्य कविताओं का संग्रह है। मिक्स रचनाएं लिखी गई है, पहली रचना का दूसरी रचना से संबंध नहीं है। लेकिन मिलन, पथिक और स्वप्न, ये तीनों के तीनों में एक काल्पनिक कथा लिखी गई है, काल्पनिक कथा बना के और उनको मिलाया गया है, या उसमें प्रकार से खंड काव्य के रूप में उसको पेश किया गया है। इसलिए मिलन, पथिक और स्वप्न जो है खंड काव्य है, इसमें देशभक्ति, प्रकृति चित्रण, नीति निरूपण सब चीज़ें दिखाई गई है। खंड काव्य कैसे, राम और रमा नाम से दो, मान लो कि प्रेमी और प्रेमिका है, उनके बीच में प्रेम होता है, बीच में कुछ द्वंद्व वगैरह आता है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सारी चीज़ें बीच में आ गई है, और लास्ट में उनको मिला देते हैं, या फिर जो भी होता है, मतलब अलग अलग कथा है सबकी। पर याद रखना, मिलन, पथिक और स्वप्न जो है खंड काव्य है, मानसी जो है वो छोटी मोटी फुटकल कविताओं का संग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है बातें आपको, ठीक है ना। नीचे चलते हैं अपन, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि मिलन, पथिक और स्वप्न तो काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यान खंड काव्य है, तीनों में व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को त्याग कर देश के लिए सब कुछ मिटा देने का भाव दिखाई देता है। कुल मिला के द्विवेदी युग में जब राष्ट्रीयता की भावना प्रखर है, तो ऐसी कविताएं लिखना तो कोई नई बात है भी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कविता कौमुदी। शुक्ल जी जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, तो कविता कौमुदी के 2 या 3 भाग आ चुके थे, तो उसका भी काम लेते हैं ये, उसको भी, कि यार कविता कौमुदी को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए रेफरेंस बुक के लिए यूज करते हैं। परंतु अभी वर्तमान में इसके 8 भाग आ चुके हैं। मतलब कविता कौमुदी है क्या यार, कौमुदी मतलब क्या होता है, पिटारा, मंजूषा, संदूक टाइप से, जिसमें बहुत सारी चीज़ें भरी रहती है, अर्थात अलग अलग भाषा के कवियों की कविताओं का संकलन है। तो कविता कौमुदी के संपादक कौन है, रामनरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जो है कविता कौमुदी के संपादक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कविता कौमुदी में विभिन्न भाषा के कवियों की कविताओं का संकलन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे देखो पंक्तियाँ दी हुई है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर,
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वो पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्य होती है विकसित, मनुष्यता होती है विकसित। पंक्तियाँ बिल्कुल याद नहीं रखनी है आपको। पंक्तियाँ कौन-कौन सी याद रखनी थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नीचे चलें, कितना बचा हुआ है भाई ये? अन्य फुटकल कवि और बचे इसमें कुछ? ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अन्य फुटकल कवि जो बचे हुए हैं, उनके अन्य कवि द्विवेदी युग के, क्योंकि जो भी मोटे-मोटे कवि थे इम्पोर्टेंट, उनको विस्तार से हमने पढ़ लिया है। नहीं, याद भी करवाने का प्रयास किया है अपन ने पूरा-पूरा, तो याद रखना उनको। ये देखो अब मैं एक टैब यहाँ पे खोल के बैठा हूँ यूट्यूब पे, जिस पे क्या है, हमने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे है। क्योंकि हम रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वही पूरा-पूरा पढ़ रहे हैं, एक-एक पंक्ति पढ़ रहे हैं। तो सारी की सारी पुरानी क्लासेज और नई क्लासेस यहाँ मिल जाएगी आपको। जो नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जो आज द्विवेदी युग पढ़ा है, इससे पहले जितने भी क्लासें हुई है, वो सारी की सारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। जो भी बंदे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके सारे प्रीवियस पेपर ये देखो इस वाली स्लाइड में मिल जाएँगे आपको, और इस वाली स्लाइड में भी मिल जाएँगे आपको। ठीक है? तो ये चीज़ें आप याद रखना, और कोई डाउट हो तो कमेंट वगैरह ज़रूर करना। बाकी तो ठीक है, फिर क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है ना? कुछ हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। टेलीग्राम वाले तो बता दो अभी कुछ डाउट हो तो।